चलिए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। एक बार फिर से आप सब बच्चों का अनअकैडमी की क्लास में स्वागत है और मैं हूं टी.आर. जैन और मैं आपके लिए लेकर आया हूं सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी क्लास का एक टॉपिक। और सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी की जो हमारी क्लास है, इसमें मैं आप लोगों के लिए आज एक थ्योरी का जो चैप्टर है ये लेकर आया हूं, जिसका नाम है अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। तो ये टॉपिक आज हम लोग अपने चैनल, जिसका नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम। मैं आप सब बच्चों को बता दूं बेटा, मेरा जो चैनल है अनअकैडमी का, इसका नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम। इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं वो सारे टॉपिक जो आपके लिए हो सकते हैं बेनिफिशियल आपके सीए फाउंडेशन के अकाउंटेंसी के एग्जाम पेपर को लेकर। तो आज की जो मेरी क्लास है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम, इस चैनल पर हम लोग लेकर आए हैं अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन टॉपिक को लेकर। और मैं आप सब बच्चों को बता दूं, अब सबसे पहले अपने बारे में, मेरा नाम है बेटा तिलक राज जैन, टी.आर. जैन, और मैं लास्ट 15 ईयर से सीए और सीएस की जो क्लासेस हैं वो टीच कर रहा हूं। बेटा मेरे टीचिंग करियर में बहुत सारे बच्चों का ऑल इंडिया रैंक जो है आज तक आ चुका है। अब मैं आप लोगों के साथ अनअकैडमी पर जो टॉपिक डिस्कस करता हूं, अनअकैडमी पर मेरा टॉपिक डिस्कस करने के पीछे ये एजेंडा रहता है कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे लेवल पर चीजें क्लियर करूं और वो सारे टॉपिक जिनको पढ़ने से आपका सीए फाउंडेशन का एग्जाम पेपर बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है, वो सब टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। तो आप सब बच्चे मेरे साथ अनअकैडमी पर क्लास करते चले। मैं आपको बता दूं बेटा, अनअकैडमी पर हमारा एक अनअकैडमी लर्निंग ऐप भी है, जिसको आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी आपको बेटे मेरी स्पेशल क्लासेस जो है वो मिलती हैं। अनअकैडमी का जो हमारा लर्निंग ऐप है उस पर बहुत सारी क्लासेस हम आपके लिए लेकर आते हैं। अनअकैडमी पर हमारी दो तरह की क्लासेस होती हैं। एक होती है स्पेशल क्लासेस, जिसमें मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं वो सारे टॉपिक जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अलग अलग टॉपिक्स को लेकर मेरी क्लास होती हैं। और एक होता है मेरा प्लस कोर्स में रेगुलर कोर्स, जिसमें मैं आप लोगों को रेगुलर सिलेबस जो है वो टीच करता हूं। तो भाई मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी पर आप रेगुलर कोर्स के लिए सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। रेगुलर कोर्स का जो सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो मैं आपको बता दूं बेटा, रेगुलर कोर्स के लिए आप सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट के लिए सब्सक्रिप्शन लिया जा सकता है। मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन होगा वो सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट बोथ लेवल के लिए होगा। मतलब एक बार अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया तो आप सीए फाउंडेशन लेवल की हर तरह की क्लासेस और सीए इंटर की हर लेवल की जो क्लासेस हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं बेटा, सीए फाउंडेशन और सीए इंटर की जो क्लासेस आप हमारे साथ यहाँ करते हैं, इसके लिए अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 मंथ के लिए, तो बेटा 1 मंथ का जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है वो मिलता है 3500 में। लेकिन आपके लिए यहाँ एक स्कीम ये रखी गई, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं जो कि है बेटे SP तिलक, SPTILAK, अगर आप इस कोड को यूज करते हैं तो आपको मिलता है बेटे 10% का डिस्काउंट। और 10% डिस्काउंट मिलने के बाद ये अमाउंट आपको 3150 में आपको जो है मंथली सब्सक्रिप्शन जो है वो मिल सकता है। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा 3 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन पर जाते हैं तो ये 3 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है ये आपको मिल सकता है 7875 में। अगर बेटे आप 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हैं तो ये आपको मिलता है 12,600 में। अगर आप 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हैं तो आपको ये मिलता है 15,750 में। और अगर आप 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हैं तो आपको ये मिलता है 18,900 में। तो इस तरह से आप अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हैं, जिससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप बहुत आसानी से अपना कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे और हर एक लेवल की क्लासेस जो है उनको आप कर पाएंगे। और मैं आपको खास तौर पर बता दूं, ये जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है ये सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट बोथ लेवल के लिए होता है।
मतलब अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो आप सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों लेवल की जो क्लासेस हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं बेटा, अनअकैडमी का जो हमारा ये सब्सक्रिप्शन है, इसके अलावा अब मैं आपके साथ बेटा रेगुलर जो क्लास है वो डिस्कस कर रहा हूं आज की। और आज की जो क्लास है उसमें मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं इसका नाम है अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। बेटे अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन ये जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं आपके सीए फाउंडेशन के सिलेबस का ये पहला चैप्टर है। अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन सीए फाउंडेशन के सिलेबस का ये फर्स्ट चैप्टर है थ्योरी को लेकर। और मैं आपको बता दूं कि बिजनेस में अकाउंटिंग की जरूरत क्यों होती है। तो आप ये देखिएगा, ईच एवरी इंडिविजुअल परफॉर्म सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। हर एक इंडिविजुअल पर्सन जो होता है वो किसी न किसी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो इन्वॉल्व करता है। A salaried person get salary and spend to buy the provision and clothing for children, education, construction of house. A sports club formed by a group of individual, a business run by the individual or a group of individual, all are carrying some kind of economic activity. कोई भी पर्सन, जहां एक सिंगल पर्सन या उनका एक ग्रुप हो, तो वो ऑल जो पर्सन्स हैं वो सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। नॉट नेसेसरीली ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी आर रन टू एनी इंडिविजुअल बेनिफिट। सच इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्रिएट सोशल बेनिफिट। कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी हैं जिनसे सोशल बेनिफिट आपको मिलता है और मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलता, बट बेनिफिट फॉर द पब्लिक। एनीवे सच इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म थ्रू आउट द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। मैं लॉजिकल बात जो करने वाला हूं वो सुनिए बेटे। अगर आप बात करेंगे एक ऐसी एक्टिविटी जिसको मॉनेटरी टर्म्स में परफॉर्म किया गया तो हम उसे ट्रांजैक्शन और इवेंट से निकाल कर लेकर आएंगे। मतलब ऐसी एक्टिविटी जिससे पैसे का लेन देन ना हो वो एक्टिविटी हमारे बिजनेस को इफेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन ऐसी एक्टिविटी जिनसे हमारे मॉनेटरी इफेक्ट आए तो उसे हम लोग जो है कंसीडर करके चलेंगे। यहां मैं बात कर रहा हूं ट्रांजैक्शन इज यूज्ड टू मीन अ बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट एन एग्रीमेंट, while event is used to mean happening a consequence of the transaction as a result। तो भाई मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं कि भाई क्या होता है ट्रांजैक्शन और क्या होता है इवेंट। इनके बारे में पहले मैं बताऊंगा और उनका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से क्या बेनिफिट निकलेगा, कैसे अकाउंटिंग होगी, वो सब बातें मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं बता दूं ट्रांजैक्शन जो है, ट्रांजैक्शन इज यूज्ड टू मीन अ बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट। ये देखिए, जब ट्रांजैक्शन की बात मैं करता हूं, ट्रांजैक्शन इज यूज्ड टू मीन अ बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट एन एग्रीमेंट, while event is used to mean a happening of a result। आप कह सकते हो, है ना। जो ट्रांजैक्शन है वो आपके बिजनेस की इकोनॉमिक एक्टिविटी की परफॉर्मेंस के लिए होगी, लेकिन जो इवेंट होगा वो उन सब परफॉर्मेंस का रिजल्ट होगा। तो क्या डिफरेंस है ट्रांजैक्शन में और इवेंट में, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताने वाला हूं। तो आप ये देखिएगा ट्रांजैक्शन में और इवेंट में क्या फर्क है। तो यहां मैंने लिखा ट्रांजैक्शंस वर्सेस इवेंट, ट्रांजैक्शंस वर्सेस इवेंट। अगर हम लोग बात करें ट्रांजैक्शन और इवेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, तो मैंने लिखा ट्रांजैक्शंस वर्स एंड इवेंट्स। तो लिखा इन अ बिजनेस और इकोनॉमिक सिनेरियो। बिजनेस एक्टिविटी जब आप करते हैं, आप मेरी बात को समझिएगा, तो यहां देखिएगा कुछ ऐसे इवेंट होंगे जिन्हें हम लोग क्या नाम देंगे, ट्रांजैक्शन। मैं बताऊंगा किन्हें हम लोग ट्रांजैक्शन का नाम देंगे, इवेंट हम किसे नाम देंगे, और कुछ ऐसे केस होंगे जो बोथ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट दोनों होंगे। आप पहले मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर मैं सिर्फ ट्रांजैक्शन की बात करूं
यहां से स्टार्ट करते हैं, तो जो हाईलाइट मैं कर रहा हूं ट्रांजैक्शन, परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ट्रांजैक्शन तब होगी जब वो किसी बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करेगी। इसका रूल क्या है ट्रांजैक्शन के लिए, ह्यूमन एफर्ट इज इन्वॉल्व। मतलब कोई भी, मतलब आप यूं कह लीजिए कि एक ट्रांजैक्शन को हम तब कंसर्न करेंगे जब उसमें ह्यूमन एफर्ट्स को इन्वॉल्व किया गया हो। एग्जाम्पल, परचेज ओब्लिक सेल ओब्लिक एक्सपेंस पेड। जब आप कोई परचेज करते हो, कोई सेल करते हो, कोई एक्सपेंस करते हो, कोई इनकम रिसीव करते हो, तो ये सब क्या होती है बेटे, ट्रांजैक्शन। सुनते जाना पहले मेरी पूरी बात। इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। आप जब कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस ट्रांजैक्शन का एक रिजल्ट निकल कर आएगा। तो उस ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट निकल कर आएगा उसे हम लोग नाम देंगे भाई इवेंट का। अगर मैं इसके रूल की बात करूं, ह्यूमन एफर्ट्स नॉट इन्वॉल्व, इट रिप्रेजेंट द रिजल्ट। ह्यूमन एफर्ट तो आपके ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व थे, उनके जो ह्यूमन एफर्ट से जो ट्रांजैक्शन हुई उनका जो रिजल्ट आएगा उसे हम लोग नाम देने वाले हैं इवेंट। अगर मैं एग्जांपल दूं तो प्रॉफिट ओब्लिक लॉस भी कह सकते हो, और क्लोजिंग स्टॉक आर द रिजल्ट ऑफ परचेज एंड सेल। जब ह्यूमन ने परचेज किया और सेल किया, उसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक बचा और जो क्लोजिंग स्टॉक के अलावा परचेज और सेल करने में आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ, वो सब बातें आपके लिए क्या जनरेट करती हैं, इवेंट। मतलब परचेज और सेल तो क्या थी, ट्रांजैक्शन, और उनसे जो रिजल्ट निकल कर आया उसे हमने क्या नाम दे दिया भाई, इवेंट का। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ये देखिएगा, अगर हम लोग बात करें कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन भी हैं जो ट्रांजैक्शन कम इवेंट दोनों हो जाएंगी। बोथ आर द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। देखिए थंब रूल क्या है, बोथ ह्यूमन एफर्ट्स इन्वॉल्व एंड रिजल्ट ऑफ द सच एफर्ट आर इन्वॉल्व इन अ सिंगल एक्टिविटी। मतलब एक ही एक्टिविटी में ह्यूमन एफर्ट्स भी आ जाए और उसी एक्टिविटी में ह्यूमन एफर्ट्स के साथ साथ आपका जो रिजल्ट है वो भी आ जाए। एग्जाम्पल की बात अगर मैं करूं तो लिखा गया परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अगर आप लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर फिक्स्ड एसेट परचेज करते हो तो भाई एक तो आपने ह्यूमन एफर्ट्स कर दिए क्योंकि फिक्स्ड एसेट परचेज की ह्यूमन एफर्ट्स हैं, और दूसरा उसका रिजल्ट आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट का बैलेंस सेम डे आ रहा है। तो सेम डे अगर ट्रांजैक्शन की गई और वो क्लोजिंग डेट है तो वो ट्रांजैक्शन कम इवेंट जो है वो बन जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि कब एक पॉइंट ट्रांजैक्शन होगा, कब एक पॉइंट इवेंट होगा, और कब एक पॉइंट ट्रांजैक्शन और इवेंट बोथ होगा। नोट में मैंने क्या लिखा, बोथ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट on the last day of the financial year is a transaction since it is a business activity and it is also an event as a fixed asset exists as the result of such purchase। मतलब इस परचेज को करने से फिक्स्ड एसेट की वैल्यू भी तो जनरेट होगी, तो इसीलिए ये क्या है, मतलब आपका इवेंट भी है। मतलब परचेज किया तो वो ट्रांजैक्शन है, बट उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू जनरेट हो जाएगी, तो वो एक तरह का क्या बन जाएगा, इवेंट। और अगर इन्हीं बातों को मैं इस तरह से ध्यान में रख के चलूं, एक एग्जांपल मैं आपको और बता रहा हूं। ये देखिएगा, इसमें लिखा गया विशेष ट्रेडर बाय एंड सेल द बुक्स। कोई विशेष ट्रेडर हैं, ये लोग क्या करते हैं, बाय और सेल द बुक्स, बुक्स को सेल परचेज करने का बिजनेस करते हैं। ड्यूरिंग जनवरी द फर्म परचेज गुड्स रूपी 1 लाख। फर्म ने 1 लाख रुपए का स्टॉक परचेज किया एंड सोल्ड द एंटायर स्टॉक फॉर रूपी 1,40,000, और पूरा का पूरा स्टॉक 1,40,000 रुपए में सेल कर दिया। ड्यूरिंग द मंथ इट पेड अ सैलरी टू द शॉप मैनेजर 10,000 एंड रेंट रूपी 6,000। 10,000 रुपए हमने शॉप मैनेजर को अमाउंट दिया एक सैलरी का, और 6,000 रुपए हमने पेड कर दिया बेटे रेंट के लिए। तो अब इन सब बातों को ध्यान में रख के अगर मैं चलूं तो भाई देखो, सेल वैल्यू मेरे पास कितनी है,
140। अगर मेरे को रिजल्ट निकालना हो, कॉस्ट ऑफ परचेज मैंने क्या किया 1 लाख रुपए का, और एक्सपेंस के नाम पर सैलरी प्लस रेंट दिया 16,000। तो 140 में से 116 तो मेरे खर्च हो गए, तो 24,000 का मेरा जो नेट सरप्लस आ गया। अब इस पूरे प्रोसीजर में जो परचेज आपने किया, सेल आपने किया, सैलरी पेमेंट आपने किया, रेंट आपने पेड किया, ये सब ट्रांजैक्शन है। अब आपको बात समझ में आएगी। परचेज करने में ह्यूमन एफर्ट्स लगे, सेल करने में ह्यूमन एफर्ट्स का काम था, रेंट पेड किया, सैलरी पेड किया, ये सब ह्यूमन एफर्ट से हुए हैं। तो ये सब हमारे लिए क्या होंगे, ट्रांजैक्शन। लेकिन जो अर्निंग सरप्लस और प्रॉफिट, ये हमारे लिए क्या होगा बेटे, इवेंट। इनसे जो रिजल्ट आएगा वो हमारे लिए क्या होगा, इवेंट। तो सब लोग मेरे को ये बताएं, ये वाली बात क्लियर है। तो जब आप ह्यूमन एफर्ट्स इन्वॉल्व करते हो वो ट्रांजैक्शन है, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपके लिए क्या होगा, इवेंट। इसी तरह से एक एग्जांपल नंबर 2 मैं आप लोगों के लिए और डिस्कस कर रहा हूं। ये देखो आप जरा क्या चीजें हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो रिजल्ट जब आएगा वो मोर देन वन रिजल्ट भी हो सकते हैं, तो इवेंट्स क्या होंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट ₹2 लाख। एक इंडिविजुअल पर्सन है, उसने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए एक बिजनेस में। एक इंडिविजुअल है, उसने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए टू रनिंग द स्टेशनरी बिजनेस। स्टेशनरी बिजनेस को रन करने के लिए उसने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। स्टेशनरी बिजनेस के लिए उसने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। ऑन जनवरी 1 he purchased goods ₹1,15,000 and sell ₹1,47,000 during the month January। उसने 1,15,000 रुपए का परचेस किया और उसके बाद 1,47,000 का उसने सेल किया। he pay शॉप रेंट फॉर द मंथ ₹4,000। उसने शॉप का जो रेंट है वो भी पे किया 5,000। और इतना काम करने के बाद अगर हम इससे आगे की बात करें, इतना काम करने के बाद ये कहता है जी, एंड ही फाइंड्स दैट स्टिल गुड्स वर्थ ₹15,000 इन हैंड। उसको पता चला कि 15,000 रुपए का स्टॉक हमारे पास अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में है। तो जो क्लोजिंग स्टॉक होता है बेटे वो इवेंट होगा, ध्यान रखिएगा। एंड इंडिविजुअल परफॉर्म एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ही कैरी द फ्यू ट्रांजेक्शन and encounter with the some events, is it is a logical that he will be want to know the result of activity। अब सुनिए, सबसे पहली बात उसने कितने रुपए इन्वेस्ट किए, 2 लाख। उसके बाद 1,15,000 रुपए का उसने परचेज किया, 1,47,000 का उसने सेल किया, उसने रेंट भी पे किया और उसका क्लोजिंग स्टॉक है। अब प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं तो देखो, पहली बात तो इसका प्रॉफिट निकालते हैं। आपकी सेल, अगर मैं इस ट्रेडिंग अकाउंट बना दूं तो सेल आपकी है 1,47,000 और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास बचा हुआ है 15,000। जबकि एक्सपेंस के नाम पर आपको 1,15,000 का तो परचेज करना पड़ा था और 5,000 रुपए आपको रेंट देना पड़ा था। क्रेडिट टोटल में से डेबिट टोटल लेस करके हम लोग यहां से आपका जो नेट प्रॉफिट है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। 147 प्लस 15,000, तो ये वैल्यू आ गई 162, माइनस कर दीजिए 120, तो नेट प्रॉफिट की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर के आ गई 42,000। नेट प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 42 और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई 15। प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं, सबसे पहले इंडिविजुअल ने बिजनेस में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, ये एक ट्रांजैक्शन थी। उसके बाद उसने गुड्स परचेज की 1,15,000 की, ये भी एक ट्रांजैक्शन थी। फिर उसने सेल की 1,47,000 की, ये भी एक ट्रांजैक्शन थी। उसके बाद उसने 5,000 रुपए अमाउंट पे किया शॉप रेंट, ये भी एक ट्रांजैक्शन थी। और 15,000 रुपए का उसके पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया, ये एक इवेंट था। और इस पूरे परफॉर्मेंस में उसको 42,000 का नेट प्रॉफिट निकल कर आया, ये भी उसका एक इवेंट था।
तो भाई अगर मैं आपको बता दूं इस पूरे सिस्टम में ये लिखा गया अर्निंग ऑफ 42,000 सरप्लस इज एन इवेंट बिकॉज इट इज अ रिजल्ट, ये एक तरह का रिजल्ट है, इसीलिए इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इवेंट। ऑल्सो हैविंग द इन्वेंट्रीज इन हैंड एट अनदर इवेंट while purchase and sale of goods, investment of money and payment of rent are transaction, जबकि ये सब बातें क्या होंगी भाई, ट्रांजैक्शन होंगी। आपने सबसे पहले मनी इन्वेस्ट किया, ट्रांजैक्शन थी, गुड्स परचेज की, ट्रांजैक्शन थी, गुड्स सेल की, ट्रांजैक्शन थी, फिर आपने उसके शॉप का रेंट दिया, वो भी ट्रांजैक्शन था। तो रूटीन में जो एक्सपेंस करोगे वो सब क्या है, ट्रांजैक्शन, और उससे जो रिजल्ट निकल कर आएगा उसे आप क्या नाम दे देंगे भाई, इवेंट। इस तरह से हम लोग लेकर चलेंगे। आइए इसके बाद अगर मैं आप सब लोगों को बताऊं, ये देखिएगा अकाउंटिंग पर्पस से अगर मैं लेकर चलूं तो लिखा गया द डेफिनेशन इज गिवन बाय द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट क्लियरली ब्रिंग्स आउट द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। देखिए अकॉर्डिंग टू इट अकाउंटिंग इज, अकाउंटिंग बेसिकली क्या है, एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in the terms of money, transaction and event which are in part of at least of a financial character and interpreting the result thereof। मतलब अकाउंटिंग जो है एक तरह का आर्ट है जिसमें हम पहले अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं लेजर बनाने के लिए, समराइजिंग करते हैं ट्रायल बैलेंस में, और सिग्निफिकेंट मैनर में करने के बाद और इन द टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर पार्ट एट लीस्ट फिनेंशियल कैरेक्टर। मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन इवेंट होंगे ये सब फिनेंशियल कैरेक्टर के होंगे और इनसे एक रिजल्ट जो है वो इंटरप्रेट किया जाएगा, मतलब एक रिजल्ट हम लोग निकाल कर देंगे। अगर मैं आपको इसके डेफिनेशन को थोड़ा और बताने की बात करूं तो सबसे पहले लिखा अकाउंटिंग इज एन आर्ट, कि भाई अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। क्यों? देखिए अकाउंटिंग इज क्लासिफाइड एज एन आर्ट as it help us in attaining our aim of ascertaining the financial result। अकाउंटिंग एक आर्ट इसलिए है क्योंकि ये हमें हेल्प करता है ये जानने में कि हमने करंट ईयर में क्या परफॉर्म किया, कितनी हमें इनकम हुई और कितनी हमें लॉस हुआ, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है। एंड दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड फिनेंशियल पोजीशन। मतलब आपको जैसा पता है कि हम लोग जब फिनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं तो जर्नल से लेजर से ट्रायल से फाइनल अकाउंट जब हम बनाएंगे तो बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट और बिजनेस की होने वाली फिनेंशियल पोजीशन दोनों के बारे में हमें पता लगेगा। एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ फिनेंशियल डाटा रिक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड जजमेंट। मतलब जब हम इनका एनालिसिस करेंगे तो इससे हमारी स्पेशल नॉलेज, जजमेंट और ये सब चीजों का इंटरप्रिटेशन होगा हमारे फिनेंशियल डाटा पर। मतलब ये कि जो फिनेंशियल डाटा हमने निकाला ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाकर, उससे हम एनालिसिस कर सकते हैं, उससे हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर सकते हैं, फ्यूचर के बारे में हम उससे अपने बिजनेस को लेकर के प्लान आउट कर सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में लिखा इट इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। मतलब ये कि भाई इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें रिकॉर्डिंग और ट्रांजैक्शन भी होता है, क्लासिफाइंग भी होता है और समराइजिंग भी होता है। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जर्नल। ये देखो रिकॉर्डिंग मींस सिस्टमैटिकली राइटिंग डाउन द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इन द अकाउंट्स बुक्स soon after the occurrence। Classifying is the process of grouping transaction and entries of the sum type at the one place।
मतलब रिकॉर्डिंग में हम लोग जर्नल एंट्री और सब्सिडरी बनाएंगे, क्लासीफाइंग में हर एक अकाउंट का इंडिविजुअल बैलेंस निकालने के लिए हम उनसे लेजर बनाएंगे, एंड दिस इज डन बाय ओपनिंग अकाउंट्स बुक कॉल्ड लेजर. समराइजिंग इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट फ्रॉम द क्लासिफाइड डेटा, understandable and useful in the management or other interested parties. This involve preparation of final accounts, namely profit and loss account and balance sheet. ये हम लोग लेकर चलने वाले हैं. आप सब बच्चे मेरे को बताओ, इतना आपको क्लियर? चलो, उसके बाद अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग में एक खास बात और भी है. इट रिकॉर्ड ओनली द ट्रांजैक्शन टर्म इन द मनी. मतलब ये कि हम इसमें केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो मनी की टर्म्स में होता है. मतलब दिस प्रोवाइड अ कॉमन मेजर ऑफ रिकॉर्डिंग एंड इंक्रीजिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ बिजनेस. मतलब जिसे हम लोग मनी की टर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं तभी उसको बिजनेस के बुक्स में रखा जाएगा. And it record only those transaction and events which are of the financial character. If a transaction has no financial character, then it will not measured in the terms of money and not recorded. मतलब अगर एक ट्रांजैक्शन फिनेंशियल नेचर की नहीं है तो उसको मनी की फॉर्म में हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, तो समझ लो वो अकाउंट्स बुक्स में भी रिकॉर्ड नहीं होगी. ऐसा मैंने आपको बता दिया. चलिए, इतनी वर्किंग करने के बाद अगर मैं आपके साथ अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करूं कि भाई अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे बनता है, तो देखिएगा अकाउंटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व, अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले होता है रिकॉर्डिंग, फिर होता है क्लासीफाइंग, फिर होता है समराइजिंग. ये तो हो गया जनरेटिंग फिनेंशियल इंफॉर्मेशन. और अगर मैं बात करूं एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ये हो गया यूजिंग फिनेंशियल इंफॉर्मेशन. मतलब अगर मैं बात करूं तो ये हमारी फिनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होगा और एक तरह से ये हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होगा. मतलब पहले हमें फिनेंशियल अकाउंटिंग करनी होगी और ये जो 6 बातें हैं ये सिस्टमेटिक स्टेप टू स्टेप ही होंगी. मतलब पहले रिकॉर्डिंग होगा, फिर क्लासीफाइंग होगा, फिर समराइजिंग होगा, उसके बाद ही एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग का नंबर आएगा. तो एक एक करके अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखिएगा प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग. ऑन द बेसिस ऑफ अबव डेफिनेशन, द प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग कैन बी बेसिकली डिवाइडेड इनटू द पार्ट्स. पहले तो जनरेटिंग फिनेंशियल इंफॉर्मेशन और दूसरा यूजिंग द फिनेंशियल इंफॉर्मेशन. एक एक करके अगर मैं इन सब बातों को बताऊं, सबसे पहले नंबर पर जनरेटिंग फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसको पढ़ लेते हैं. क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं. इसमें सबसे पहला काम होता है बेटा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का. मैं आप सब लोगों को बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो दिस इज बेसिक फंक्शन of accounting, and all business transaction of a financial character as evidenced by the some document such as sale bill, passbook, salary slip are recorded in the books of account. Recording is done in a book called journal, and this book may further divided into the several subsidiary books according to the nature and size of the business. मतलब रिकॉर्डिंग और ट्रांजैक्शन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग जर्नल बनाते हैं, या तो अगर हमारे बिजनेस का लेवल वाइड है तो हम लोग सब्सिडरी बुक बनाते हैं, या तो हम जर्नल बनाएंगे या तो बेटे हम लोग सब्सिडरी बुक बनाएंगे. उसके बाद होता है जी क्लासीफाइंग. लिखा गया क्लासिफिकेशन इज अ कंसर्न विद सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ रिकॉर्डेड डेटा विद अ व्यू ऑफ ग्रुप ट्रांजैक्शन
or entries of one nature at one place, so put the information in compact and usable form. And this book contain classified information called as ledger. इसे हम लोग नाम देते हैं भाई लेजर का। अब सब बच्चे मेरी बात को सुनो ध्यान से। क्लासिफाइंग में क्या होता है कि जर्नल में तो हमने सारी ट्रांजैक्शन को एक ही जगह रिकॉर्ड कर दिया, क्लासिफाइंग करने में हम उनके लेजर बनाते हैं और लेजर बनाने में हम इंडिविजुअली उनके अकाउंट में जो है वो पोस्टिंग करते हैं। एंड दिस बुक कंटेन different pages, individual account head under which all financial transaction of similar nature are collected। ये हमें लिखा गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये देखिएगा नंबर 3 हमारे पास होता है बेटे समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है इट इज कंसर्न विथ प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटेशन of the classified data into the manner useful for the internal as well as external user of financial statement। और समराइजिंग में हम क्या करेंगे, दिस प्रोसेस लीड टू प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग फिनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें हम एक तो बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, एक हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और एक हम लोग बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये सब मेरे फिनेंशियल डाटा का पार्ट होता है। आप सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताओ, इतना आप सब बच्चों को क्लियर है क्या? बताइए। बताइए जी, आपको इतना समझ में आ रहा है क्या? बोलिए। इतना अगर आपको समझ में आएगा तब मैं उससे आगे की बात करूंगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें एनालिसिस की कि भाई एनालिसिस क्या है, उसके बाद इंटरप्रिटेशन क्या है, और उसके बाद कम्युनिकेटिंग क्या है। तो जो डाटा आपने सोल्व कर लिया उससे द टर्म एनालिसिस मींस मेथोडोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा गिवन द फिनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब आप यूं कह लीजिए, हम लोग इसमें जो फिगर गिवन इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट होंगी उनको यूज करके उनसे रिजल्ट निकालना। फॉर एग्जाम्पल, ऑल आइटम रिलेटिंग टू फिक्स्ड एसेट आर पुट एट द वन पैलेस while all item relating to current assets are put to another palace। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम लोग अकाउंट बनाएंगे, एनालिसिस फॉर्म का मतलब ये होगा कि हमें डाटा को यूज करके कंक्लूजन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स जितनी भी हैं, करंट एसेट जितनी भी हैं, करंट लायबिलिटी जितनी भी हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जितनी भी हैं, शेयर कैपिटल जितनी भी है, एक बिजनेस की जो जो टर्म्स हैं उन सबसे रिलेटेड फिगर्स को एक पैलेस पर लिखेंगे और उनका जो टोटल आएगा वो हम यहां पुट करके चलने वाले हैं। तो इस तरह से हम लोग इसमें काम करेंगे एनालाइज में, ताकि उससे कंक्लूजन जो है वो निकाला जा सके। इसके अलावा इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है जी, दिस इज द फाइनल फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग एंड इट इज कंसर्न विद एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेशन ship as established by the analysis of accounting data। It record the financial data is analyzed and interpreted by the manner that enable to end user to make a meaningful judgment। Interpreting से क्या होगा, meaningful judgment हम लोग निकालेंगे। मतलब जो डाटा हमने निकाला उस डाटा को यूज करके जो रिजल्ट आपको निकालना था, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई रेशियो निकालना था तो आप उससे इंटरप्रेट कर सकते हो, आपको उससे कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है, आपने उससे कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है, आपने उससे ट्रेंड एनालिसिस बनाना है, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पार्ट है। अगर आपको इनमें से कुछ भी बनाना है तो आप वो सब बना सकते हो। और लास्ट मेरे पास आता है बेटा कम्युनिकेटिंग। लास्ट मेरे पास आता है कम्युनिकेटिंग। लिखा गया इट इज कंसर्न with the transmission of summarized, analyzed and interpreting information to the end users to enable them to make national decision। This is done
preparation and distribution of accounting report which include beside the usual profit and loss account and balance sheet additional information in the form of accounting ratio, graph, diagram, fund flow statement। मतलब इंटरप्रिटेशन के बाद अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो आपने जो फिनेंशियल डेटा तैयार किया था उस फिनेंशियल डेटा को यूज करके आप उससे बेहतरीन कम्युनिकेट पब्लिक को कर पाए। भाई देखो, आपके डेटा में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है, मैनेजमेंट इंटरेस्टेड है, आपकी गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है, हर एक पार्टी जो आपके बिजनेस में जिस पर्सन का इंटरेस्ट होगा कोई ना कोई रिजल्ट निकालने के लिए हर एक बंदा काम करेगा आपके फिनेंशियल डेटा को एनालिसिस करने का। तो आपके फिनेंशियल डेटा को एनालिसिस करके कम्युनिकेटिंग फॉर्म में रखना। कम्युनिकेटिंग फॉर्म में रखने का मतलब, अगर आप मान लीजिए कोई भी इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर के सामने अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना, उनके चार्ट बनाना, कैश फ्लो स्टेटमेंट का कैश के इनफ्लो आउटफ्लो का पूरा चार्ट बनाना, फंड फ्लो बनाना, रेशोज निकालना, तो वो सब इंटरप्रिटेशन के बाद आप कम्युनिकेट करना जरूरी होता है। जो रिलेटेड पार्टीज हैं उनको डेटा को यूज करके जो इंफॉर्मेशन उनको कंपनी से चाहिए, जो आपके बिजनेस से चाहिए, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, बेटर वे में उनको कम्युनिकेट करना, ये भी आपके अकाउंटिंग का एक पार्ट होगा। तो ये सब आपके अकाउंटिंग के पार्ट थे जो मैंने आपको बताया। मैंने बोला ना, ये देखो, यूजिंग द फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो आपकी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनको यूज करने वाली अलग अलग पार्टीज हैं, जिनको मतलब बेसिकली आप ये कह लीजिए कि जिनको जरूरत होती है आपके बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाने की, तो उन सब के लिए हमने ये अकाउंटिंग किया। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो मैंने बताया सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहला काम होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करना। असरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन का रिजल्ट निकालना। देखिए, जब सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें बुक कीपिंग से लेकर जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब आ गए। असरटेनिंग द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, रिजल्ट निकालने के लिए हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। असरटेन द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, इसके लिए हम बैलेंस शीट बनाएंगे। और प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर, इसके लिए फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट और ये सब चीजें हम लोग बनाएंगे। इन्हीं ऑब्जेक्टिव को नीचे मैंने जो है वो एक थ्योरी पर्पस से नोट कर दिया, इसको आप रीडिंग कर लीजिएगा यार, मीनिंग आपको क्लियर है। चलो, इतनी वर्किंग करने के बाद आती है हमारे पास ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, कि भाई अकाउंटिंग की ब्रांचेस कौन कौन सी हो सकती हैं, किस किस तरह की अकाउंटिंग हो सकती हैं। तो भाई ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले नंबर पर है फिनेंशियल अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले नंबर पर है फिनेंशियल अकाउंटिंग। आप बोलेंगे सर फिनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, तो भाई फिनेंशियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जिसमें हम रिकॉर्डिंग से लेकर फाइनल अकाउंट बनाने तक का काम करते हैं। जो बेटा आप लोग पढ़ के आए हो वो सब फिनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ के आए हो। इट कवर प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन द फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेटिंग टू द यूजर ऑफ अकाउंट्स। इसमें अगर मैं फिनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूं तो जर्नल, लेजर, ट्रायल, फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग पी एंड एल, बैलेंस शीट, ये सब हमारे फिनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होते हैं। फिनेंशियल अकाउंटिंग के अलावा एक हम लोग करके चलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। आप बोलेंगे सर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? बेटे, अगर आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं, अगर आप किसी भी सर्विस सेक्टर में हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोग और सर्विस सेक्टर के लोग कोई भी सर्विस या गुड्स को सेल करने से पहले उसकी कॉस्टिंग जो है वो चेक करेंगे। तो यहां लिखा गया कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट। इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसीजरल for determining
the unit cost of the output produced and service rendered. The main function of cost accounting are to ascertain cost of a product and to help the management to control the cost. मतलब cost accounting में हम लोग कोई भी प्रोडक्ट की कोस्ट को डिटरमाइन करेंगे और कोस्ट को डिटरमाइन करने के बाद कोस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस हम डिटरमाइन करेंगे और मैनेजमेंट को हेल्प करता है ये कोस्ट अकाउंटिंग टू कंट्रोल द कोस्ट ऑफ गुड्स। मतलब अगर गुड्स की कोस्ट को हमें करना है कंट्रोल तो उसको कंट्रोल करने में ये आपकी हेल्प करता है। नंबर 3 मेरे पास है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली क्या है? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ प्राइमरी कंसर्न with the supply of information which is useful to management in the decision making for efficient running of the business and the maximizing the profits। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग बिजनेस के डाटा को यूज करके मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम बिजनेस के डाटा को यूज करके फ्यूचर के प्लान आउट करते हैं और अपने बिजनेस के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की हम लोग कोशिश करते हैं। उसे हम लोग नाम देंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। इसके अलावा एक होगा टैक्स अकाउंटिंग। बेटा इंडिया में 2 तरह के टैक्स लगते हैं, एक लगता है डायरेक्ट टैक्स और एक लगता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स अकाउंटिंग की जहां तक बात है, दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज बिकम इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स tax laws governing by the income tax, sales tax and excise duties। इन सब के ऊपर टैक्स अकाउंटिंग में काम होगा। इन सब के ऊपर हम लोग प्लानिंग करेंगे। इन सब से हम फ्यूचर में आने वाले टैक्स प्लान आउट बनाते हैं, प्लस गवर्नमेंट इनसे काम करती है। और दूसरी बात, टैक्स अकाउंटिंग में हम अपनी कंप्यूटेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स लायबिलिटी को भी कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, तो इनका हमारे अकाउंटिंग पर्पस से कोई यूज जनरली नहीं है। सोशल बेनिफिट के लिए या एचआर अकाउंटिंग में ह्यूमन जो पर्सन हमारे पास टीम है उनकी वैल्यूएशन, उन्हें भी एक तरह की एसेट माना गया। तो एचआर अकाउंटिंग में हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, बट इसका मेरे अकाउंटिंग में ज्यादा यूज नहीं है, तो इसके ऊपर हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। इसके अलावा फंक्शंस क्या हैं ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन वाली बात नहीं है। यूजर्स ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, बेटे देखो जो पार्टी जिस पर्सन का आपके बिजनेस में इंटरेस्ट होगा वो पर्सन क्या करेगा, उस जो पर्सन आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होगा, जैसे बिजनेस की मैनेजमेंट है, अगर प्रोप्राइटर या शेयर होल्डर्स हैं, लेंडर हैं, सप्लायर हैं, कस्टमर हैं, इसके अलावा बिजनेस के एम्प्लॉई हैं, हर एक पर्सन का आपके बिजनेस में इंटरेस्ट होगा। तो ये सब लोग आपके बिजनेस के अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने अपने डाटा को एनालिसिस करते हैं। गवर्नमेंट है, रिसर्च वाले लोग हैं और पब्लिक एट लार्ज। मतलब अगर मैं मोटे मोटे तौर पर बताऊं, मैनेजमेंट बिजनेस के प्रॉफिट को चेक करती है, लेंडर आपका डेट इक्विटी रेशियो चेक करता है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो चेक करता है कि भाई आपकी सोल्वेंसी पावर कैसी है, क्रेडिटर ये चेक करेगा कि आपकी करंट रेशियो कैसा है कि क्या आप अपना टाइमली जो है सप्लायर का पेमेंट कर पाएंगे, इंप्लॉई चेक करता है प्रॉफिटेबिलिटी ताकि बोनस की डिमांड करे, गवर्नमेंट चेक करती है आपकी पॉलिसी ताकि टैक्स की पॉलिसी उसी के अकॉर्डिंग बना पाए। तो हर एक पर्सन जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी अकाउंटिंग को यूज करता है। तो कुछ मैंने मतलब यूजर्स बताए हैं जो आपके फिनेंशियल डाटा को यूज करके आपके बिजनेस की अकाउंटिंग जो है वो करते हैं। तो आज की जो मेरी सेशन था आज का, इसमें मैंने जर्नल बातें की कि भी क्या अकाउंटिंग है, क्या इवेंट है, क्या ट्रांजैक्शन है। जर्नल बातें आज की क्लास में हमने की है बेटे। अगली क्लास में हम लोग बुक कीपिंग से स्टार्ट करेंगे। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, इन सब के बारे में नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। क्या मतलब होता है बुक कीपिंग का, क्या मतलब होता है अकाउंटेंसी का, क्या मतलब होता है अकाउंटिंग का, इन सब बातों के बारे में मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में जो है बढ़िया लेवल पर डिस्कशन करूंगा।
तो आप यूं ही बने रहे मेरे साथ। मैं मिलता हूं आपको अगली क्लास में बहुत बढ़िया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच। बाय।